गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ चलिए। तो आज हम शंकु के सवाल करेंगे। शंकु के सवाल करने से पहले एक छोटी सी चीज और है जो थ्योरी में रह गई थी, उसको पढ़ लेते हैं और फिर सवालों की तरफ आते हैं। तो ये है कि अगर मान लो किसी शंकु को कोई समतल काटे, शंकु को समतल काटे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शंकु को समतल काटे तो हम कहते हैं शंको परिच्छेद। शंको परिच्छेद जब वो इधर से काटता है तो व्रत, दिग्व्रत, अति परवलय, परवलय ये बनते हैं। लेकिन अगर खड़ा काटे, खड़ा काटे यानी आपका जो समतल है वो शंकु के शीर्ष से होता हुआ जाए, शंकु के शीर्ष से होता जाए, तो शंकु को दो रेखाओं में बांटेगा। शंकु को दो रेखाओं में बांटेगा। देखिए, दो बातों में फर्क है कि समतल और शंकु का परिच्छेदन। तो दो स्थितियां हो सकती है शंकु को काटने की। एक तो होता है आप शंकु को जो समतल है वो इस तरीके से काटे, पहली स्थिति। स्थिति नंबर एक, जब आपके शंकु को समतल जो समतल काट रहा है वो इधर से ऐसे काटे और अलग अलग एंगल पे काटे। इस स्थिति में आपके पास व्रत, दिग्वर्त, अति परवलय, परवलय ये सब प्राप्त होते हैं। इस केस में अब ये कोण पे डिपेंड करेगा, समतल किस कोण से काट रहा है। अलग अलग कोण से आपको अलग अलग आकृतियां प्राप्त होगी। इस पे काट रहा है एकदम मतलब समानांतर है, जो सरफेस या समतल उसके समांतर काट रहा है तो व्रत मिलेगा। थोड़ा सा टेढ़ा करते ही दिग्वर्त मिलेगा, थोड़ा टेढ़ा करते ही परवलय, और टेढ़ा करते ही अति परवलय। तो अलग अलग एंगल पे आपको अलग अलग कोण पर आपको ये आकृतियां प्राप्त होगी। आपको जो प्राप्त होगा वो होगा व्रत, दिग्वर्त, परवलय, अति परवलय। ये आकृतियां प्राप्त होगी अगर इसे काटता है तो। इसे काटता है तो इस तरीके से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर ऐसे ना काटे, समतल ऐसे ना काटे, यूं ना काटो, ये शंकु है, आप यूं नहीं काट रहे, अब आप ये आपकी जो ब्लेड है यूं कर लिया और ऊपर से काट रहे ऐसे। अब अगर आप काटें तो गौर करिए, अब यूं काटे तो आपको दो लाइनें मिलेगी, यूं काटेंगे तो आपको दो लाइनें मिलेंगी। सही है गलत है? गौर से समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? अब आपका समतल जो है वो यूं काट रहा है, ये रहा और ऐसे। तो अब आपका समतल स्थिति नंबर 2 में जो काटेगा वो शीर्ष से होता हुआ जाएगा, शीर्ष से होता हुआ जाएगा। इस केस में आपको दो रेखाएं प्राप्त होंगी। अब आपका समतल जब यूं काटेगा, इधर से आते हुए जाएगा, ऐसे काटेगा, और कल्पना करो क्योंकि अब कैसे कटेगा वो देखो। जब ऐसे आप काटोगे यहां से तो आपको दो रेखाएं मिलेगी, बीच में से दो फाड़ करो अलग कर दो, दो फाड़ करो अलग कर दो, देखो दो लाइनें दिखाई देंगी आपको, दो रेखाएं नजर आएंगी, एक इधर एक इधर। ये दिख रहा है आपको?
समझ में आ रहा है? 2 लाइनें बनेंगी। ये 2 लाइनें समझ में आ रही है? 2 लाइनें समझ में आ रही है? जब आपकी जो ब्लेड है वो ब्लेड यूं काटेगी, एकदम ऐसे ऐसे काटेगी तो वर्त, दिग्वर्त, अतिपरवलय ये बनेंगे। लेकिन यूं काटे शीर्ष से जाते हुए, जो शीर्ष है उससे जाते हुए आपकी ब्लेड जो है यूं काटे तो ऐसे, खड़ी काटे तो आपके शंकु में 2 लाइनें नजर आएंगी। आपका शंकु जो होगा 2 लाइनों में बंट जाएगा। 2 टुकड़े होंगे तो शंकु 2 लाइनों में बंट जाएगा। तो 2 लाइनें बनेंगी आपकी, और अलग अलग कोण पे अलग अलग 2 लाइनें बनेंगी। यूं थोड़ा सा ब्लेड को टेढ़ा करेंगे, जाना यहीं से, गुजरना यहीं से है, गुजरना यही है। ब्लेड को यूं काटो, यूं काटो, यूं काटो, अलग अलग एंगल से काटोगे तो अलग अलग 2 लाइनें बनेंगी। अगर आप इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दें, हल्का सा झुका दें और यूं काटें, अब आपकी 2 लाइनें अलग बनेंगी। ठीक है, थोड़ा सा और झुका दें, अब आपकी 2 लाइनें अलग बनेंगी। अलग अलग एंगल पे काटने पे बनेगी 2 लाइनें ही, बनेंगी 2 लाइनें ही, बनेगी हर बार 2 लाइनें ही। एक शंकु का सोचो और एक ब्लेड मारो बीच में, और ब्लेड मार के 2 टुकड़े कर दो उसके, ब्लेड मार के 2 टुकड़े कर दो और गौर करो क्या मिलता है। तो आपको त्रिभुज नजर आएगा। जो वो अलग होगा तो आपको वहां पे त्रिभुज नजर आएगा। त्रिभुज का मतलब जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो आपको इस तरीके से त्रिभुज दिखाई देगा। सही है? जब ये यहां से जो 2 टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े होने के बाद दोनों पार्ट अलग अलग होंगे। जो अलग अलग हुए हैं ये वाले, ये इन धरातलों को जब आप देखोगे तो आपको 2 त्रिभुज नजर आएंगे। वो तो सेम होंगे, कटे एकदम, है ना, एक जगह से कटे हैं तो दोनों त्रिभुज नजर आएंगे। जो त्रिभुज होंगे ये 2 लाइनें होंगी आपकी, 2 लाइनें होंगी। इन 2 लाइनों के बीच का कोण जो है, ये कोण कैसे होता है, इसका फॉर्मूला है। कोण कितने का होता है, कैसे निकाला जाता है, इस कोण का सूत्र होता है। ये जो 2 रेखाएं बनाएगा, इस स्थिति में आपके याद रखना 2 रेखाएं बनेंगी। और ये बात हमने 2D में पढ़ चुके हैं। ये बात हम 2D में पढ़ चुके हैं। 2D में हमने ये बात पढ़ी थी कि शंकु परिच्छेद होता है। 2 रेखाएं, एक शंकु को एक समतल से काटने से 2 रेखाएं, वृत्त, दिग्वर्त, अतिपरवलय, परवलय, ये सब शंकु से बन सकते हैं। एक शंकु को अलग अलग एंगल पे काटने पर, अलग अलग तरीके से काटने पर आपको 2 रेखाएं, आपको वृत्त, दिग्वर्त, अतिपरवलय, परवलय, ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पहले भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम जो शंकु पढ़ ही रहे हैं तो शंकु के साथ ये भी देखेंगे, अगर किसी शंकु को कोई समतल काट रहा है तो फिर वो जो 2 रेखाएं बनेगी उनके बीच का कोण कितना होगा, उनके बीच का कोण कितना होगा। ये बड़ा मुश्किल सा काम है, कोण का फॉर्मूला बहुत बड़ा है। समय हो तो याद कर लीजिएगा। समतल LX प्लस MY प्लस NZ बराबर 0, शंकु AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2HXY 2FYZ प्लस 2GXZ के प्रतिच्छेदन से बनने वाली दो रेखाओं के मध्य कोण। जब ये दोनों काटेंगे तो वो जो 2 रेखाएं बनेंगी, उन 2 रेखाओं के मध्य कोण। यह समतल जब इस शंकु को काटेगा, और आप देख सकते हैं इसका शीर्ष क्या है, 0 0, और ये समतल भी 0 0 से जाता है। इसका मतलब ये इसके शीर्ष से होते हुए जाएगा, शीर्ष से होते हुए जाएगा तो फिर इस तरीके से काटेगा, और इस तरीके से काटेगा तो फिर 2 लाइनें बनाएगा। 2 लाइनें बनाएगा तो उनके बीच में जरूर कोई ना कोई कोण होगा, और ये कोण कितना होगा, बस यही बात
ये फॉर्मूला बताता है cos थीटा बराबर k l स्क्वायर b प्लस सी m स्क्वायर c प्लस a n स्क्वायर a प्लस b माइनस 2f mn माइनस 2g ln माइनस 2h lm। यहाँ पे जो k है, k बराबर है k तो बहुत भयानक है यार। k तो बड़ा ही उच्च किस्म का व्यक्ति है। फॉर्मूला ही बहुत लंबा चौड़ा है और पहले निकालना पड़ेगा ये। तो जो आपका k है वो इनसे आएगा और यहाँ जो आपका एल एम एन है यहाँ L1 बटा M1 व L2 बटा M2 समीकरण L स्क्वायर बटा M स्क्वायर। यहाँ थोड़े से नाम मिक्स हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी एल एम एन है और ये भी हमारे एल एम एन है। चलो मैं एल एम एन का नाम कुछ और रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर नाम है, टी स्क्वायर सी एल स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर माइनस 2g एल एन प्लस 2t एच एन स्क्वायर प्लस सी यू एल।
ये काफी बड़ा है। हाँ, तो अभी ये है कि यहाँ से जो k का मान है इससे निकलेगा, और यहाँ पे जो L1 L2 M1 M2 N1 N2 आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं। ये जो समीकरण है, इस समीकरण में जब हल करोगे तो t के दो मान आएंगे। t का पहला मान L1 बटा M1 होगा, दूसरा मान L2 बटा M2 होगा। तो यहाँ से आपको L1 बटा L2 और M1 बटा M2 का मान मिल जाएगा। फिर इनको देखते हुए N1 बटा N2 का मान निकालना है, फिर वो वहां रख के k का मान निकलेगा। k का मान यहाँ रख के आपको दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात होगा। तो बस देख लो, सुन लो, निकालना निकालना कुछ नहीं। इसके जो काम की चीज है, अब उसकी बात कर लेते हैं। लंबवत की शर्त, लंबवत की शर्त, बस ये आपके काम की है, इसको याद रख लो। लंबवत होने की शर्त, प्रतिच्छेदन से बनी रेखाओं के लंबवत होने की शर्त। बनी रेखाओं के लंबवत होने की शर्त। a प्लस बी प्लस सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर ए एल स्क्वायर ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2f एम एन प्लस 2g एल एम एल एन 2h एल एम बराबर 0। बस ये शर्त याद रख लो, ये काम की है। N1 N2 बाद में निकालने पड़ेंगे। जो आपके L1 L2 आ जाए, L1 L2 M1 M2 जब आ जाए, तो इन दोनों अनुपात को देखते हुए इस क्रम को आगे बढ़ा के N1 N2 लिखते हैं। ये समझ लो कि L1 L2 अगर आपके पास ये दो आ गए तो इनको देख के N1 N2 इसी प्रकार से N1 N2 भी आ जाएंगे। तो आज ये है हमारे लंबवत होने की शर्त, ये याद रख लेना। इस पे सवाल आते हैं कि अगर कोई समतल जो है रेखाओं, एक शांकों को लंबवत काट रहा है, दो रेखाओं में इस तरीके से काटता है, वो लंबवत है, तो लंबवत होने की शर्त क्या होती है? तो ये है लंबवत होने की शर्त। ठीक है, अब आ जाओ सवाल करते हैं इससे जुड़े हुए। जो भी अभी थ्योरी हमने पढ़ी है अटपटी है, लेकिन सवाल करेंगे तो सारी बातें कनेक्ट हो जाएंगी। जो भी अभी हमने पढ़ा है वो सब कुछ इनसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो थ्योरी पढ़ाई है उसी के ऊपर सवाल है। जो जो थ्योरी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाई है, अब ये सारे सवाल उसी पर है। ठीक है ना, उसी से जुड़े सवाल है। अब ये जो है, ये कोई भी द्विघात समीकरण एक शंकु को निरूपित करता है, उसकी शर्त होती है, शंकु को निरूपित करने की शर्त। द्विघात समीकरण द्वारा, द्विघात, सुबह आज हमने पढ़ी थी क्लास में, कि द्विघात समीकरण द्वारा शंकु को निरूपित करने की शर्त, निरूपित करने की शर्त
इस सारणिक का मान, और सारणिक थी हमारी यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D, और यहाँ हुआ करता था U V W, है ना, ये होता था U V W, यहाँ पे भी U V और W। उसके बाद में यहाँ हुआ करता था G F, G F, फिर यहाँ हो जाता था H H, H H। ये आपकी शर्त हुआ, आप समीकरण किसी शंकु को निरूपित करती है उसकी शर्त। यहाँ पे ए कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए ही है, बी बी है, सी सी है, यहाँ तक सब ठीक हो गया। एच कौन होता था, जो एक्स वाई का गुणांक है, जो एक्स वाई है उसका जो भी गुणांक होता था उसका डबल 2h होता था, जो भी एक्स वाई का गुणांक है उसका गुणांक को बराबर रख दो 2h के, तो यहाँ पे कोई भी एक्स वाई का गुणांक नहीं है, मतलब 2h बराबर 0 है, और 2h बराबर 0 है यानी h बराबर 0 है, तो h का मान यहाँ 0 आ गया। फिर होता है जी, 2g, जी क्या होता था, जी क्या है, जी है जो एक्स जेड है, एक्स जेड, एक्स गुना जेड का गुणांक है वो 2g के बराबर होता है, यहाँ कोई भी एक्स जेड का गुणांक नहीं है, तो 2g बराबर हो गया 0, g बराबर हो गया 0, h आ गया, g आ गया। फिर था हमारा f, f कौन था, जो f कौन था, जो वाई जेड का गुणांक था, वाई जेड का कोई पद नहीं है, तो 2f बराबर भी 0 आ गया, जिससे f का मान भी 0 आ गया। अच्छा, फिर u, जो x का गुणांक है वो 2u के बराबर, तो 2u बराबर 2, तो u बराबर u, तो u की जगह u है, v की जगह v है, और w की जगह w है, d की जगह d है, बाकी सब कुछ है, खाली जो चीजें जीरो है वो है h 0 है, g 0 है, f 0 है, ये मान इस समीकरण में लाके सारे रख दो। तो a की जगह a, h की जगह 0, g की जगह 0, u की जगह u, फिर h की जगह 0, b की जगह b, f की जगह 0, v की जगह v, फिर g की जगह 0, f की जगह 0, c की जगह c, w की जगह w, u की जगह u, v की जगह v, w की जगह w और d की जगह d बराबर 0। सारणी का विस्तार कर दो, सारणी का विस्तार ऐसे होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, पहले ए वाली सारणी का विस्तार कर दो, ए वाली सारणी, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया, ये वाली बची हुई सारणी आ गई, बी 0 v 0 c w v w d, ये 0 हो गया, अगला 0 हो गया माइनस u, u के टाइम इन दोनों को छोड़ दिया, ये बच गई 0 b 0 0 0 c u v w और बराबर में 0। अब इनका विस्तार कर लो, इनका विस्तार करने पर a बाहर है, सारणी का साथ ही विस्तार करते जाओ, b आ जाएगा, ये आ जाएगा सी डब्ल्यू सी डी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, b बाहर, सी डी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, सी डी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर वो 0 हो गया, प्लस v, ये खत्म, 0 माइनस सी वी, माइनस माइनस, ये माइनस सी वी हो गया, और फिर माइनस का u, इसका विस्तार कर दो, 0 0 सिर्फ b वाले का विस्तार होगा, सिर्फ b वाले का विस्तार होगा, तो माइनस का b, और ये 0 और ये हो जाएगा 0, ये माइनस का सी यू बराबर 0। ब्रैकेट्स खोल दो, ब्रैकेट्स खोलने पर ही आ जाएगा ए बी सी डी माइनस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर, ए बी डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस सी वी स्क्वायर,
माइनस ए सी वी स्क्वायर, ए सी वी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, कुल मिला के माइनस बी सी यू स्क्वायर बराबर 0। पूरे सवाल में ए बी सी का भाग देने पर, ए बी सी का भाग देने पर, जैसे ए बी सी का भाग दोगे तो ये बचेगा डी माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बटा सी माइनस वी स्क्वायर बटा बी माइनस यू स्क्वायर बटा ए बराबर 0। इनको इधर ले और डी को इधर रहने दो, तो ये आ गया यू स्क्वायर बटा ए प्लस वी स्क्वायर बटा बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटा सी बराबर डी। ये होगी 0 नहीं आया इसलिए कौन नहीं हो, कह रहा 0 नहीं आया इसलिए कौन नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, पहले इस बात को समझना जरूरी है, 0 नहीं आया इसलिए कौन है। x माइनस 2 आया, x माइनस 2 आया, 0 है या नहीं है? x माइनस 2 आया, 0 है या नहीं है? हमने किसी सारणी को सॉल्व किया और x माइनस 2 आया, बताइए 0 है या नहीं है? 0 है या नहीं? किसी को हमने सॉल्व किया, x माइनस 2 आया, बताइए 0 है या नहीं? तो जवाब है भी नहीं भी, है भी नहीं भी। x बराबर 2 है तो 0 है, x बराबर 2 नहीं है तो 0 नहीं है। सेम क्वेश्चन यहाँ है, सेम क्वेश्चन यहां था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये समीकरण शंकु को निरूपित करेगी, पूछ नहीं रहा कर कब करेगी, ये कह रहा है निरूपित करेगी। आप तो शर्त बताओ, आप तो वो शर्त बताओ जब निरूपित करेगी। तो हमने कहा ये वाली शर्त है, ये शर्त जब काम करेगी तो सारणी का मान 0 आएगा, क्योंकि सारणी का मान 0 रख के हमने क्या निकाला, यही तो निकाला। इसका मतलब अगर ये बराबर है, ये बराबर है तो ये आएगा, ये 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 करते करते 0 आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या निकाला, हमने शंकु माना और वो शर्त निकाली कि शंकु कब होगा। तो ये शर्त जब पूरी होगी तो ये एक शंकु होगा। जब ये शर्त पूरी होगी, यानी आपका यू का, वी का, डब्ल्यू, ए, बी, डी का मान अगर इस तरीके से हुआ, इस शर्त को पूरा करेगा, कोई भी ऐसा मान ले लो, इस शर्त को पूरा करने वाला प्रत्येक मान इसको एक शंकु के रूप में बनाएगा। ठीक है ना? अब देखो इस क्वेश्चन में समझ में आ गया, ये अच्छा सवाल है, ये पेपर में काफी बार आया हुआ है ये सवाल कि शंकु को निरूपित करने की शर्त क्या है। और कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वो जो शर्त है मैन, उस शर्त में हमने मान रखा है। ठीक है ना, उसमें हमने सिर्फ मान रखा है। सिर्फ जो शंकु को प्रदर्शित करने की शर्त होती है, कोई भी द्विघात समीकरण अगर शंकु है तो ये शर्त काम करती है, तो इस शर्त में मान रखना है, सॉल्व करना है, आंसर। ठीक है, चलो अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी ये समीकरण है, यह समीकरण ऐसे शंकु को प्रदर्शित करती है जो निर्देशी समतलों को स्पर्श करता है। एक मिनट, शायद थोड़ी सी नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही होगी, देखो नेट में प्रॉब्लम हो रही होगी बीच में। तो आ जाओ क्वेश्चन पे वापस, हाँ लिख लेना है, छोटे छोटे रिजल्ट है जो आपके लिए काम भी आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो समीकरण है, अब देखने में बड़ी सिंपल सी समीकरण लग रही है, लग ही नहीं रही कि ये शंकु की समीकरण है क्या, देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि शंकु की समीकरण है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है शंकु है, और अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा ये शंकु की समीकरण है। तो क्वेश्चन कह रहा है, समझ गलत तो नहीं कह रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है ये शंकु का समीकरण है, और ऐसा नहीं कि शंकु का समीकरण ही है सिर्फ, ये ऐसे शंकु का समीकरण है जो निर्देशी समतलों को स्पर्श करता है। ये जो शंकु बनेगा ये एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स तीनों को स्पर्श भी करेगा, ये एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स तीनों को स्पर्श भी करेगा। कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों को स्पर्श करेगा? इससे हमें क्या फायदा हुआ? अगर आपका कोई शंकु एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स को स्पर्श करता है तो इससे आपको क्या फायदा मिलता है?
सोचो क्या फायदा मिलता है आपको। अगर आपका शंकु एक्स एक्स, ऐसे एक क्वेश्चन किया है हमने, अगर आपका शंकु एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स को स्पर्श करता है, इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही। पहली बात तो है कि एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्स जनरेटिंग लाइन है, जनक रेखा है। एक्स एक्स जनक रेखा है, वाई एक्स जनक रेखा है, जेड एक्स जनक रेखा है, तीनों जनक रेखाएं हैं। और तीनों जनक रेखाएं हैं तो ये जहां भी काटेगी वो शीर्ष होगा। तीनों कहां काटते हैं? मूल बिंदु पे, यानी इस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होगा। तो हमें ये पता चल गया इस शंकु का शीर्ष मूल बिंदु होगा। ठीक है, चलो पहले इसको इसके सही रूप में लेके आते हैं। फिर कह रहा है व्युत्क्रम शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्युत्क्रम शंकु का समीकरण निकालना। इसको अच्छे से समझ लो कि व्युत्क्रम शंकु, रेसिप्रोकल कोण कैसे निकलता है किसी भी दिए गए शंकु के लिए, उसका व्युत्क्रम शंकु कैसे निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहां से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट प्रोबेबल है कि वो व्युत्क्रम शंकु का ही होगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि वो व्युत्क्रम शंकु का होगा, ज्यादातर चांसेस है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है व्युत्क्रम शंकु वाला। तो ये इस पे सवाल पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना कैसे बनाया जाता है किसी दिए गए शंकु का व्युत्क्रम शंकु। तो पहले आ जाओ, पहले समीकरण को ठीक करते हैं, अंडर रूट वन रूट हटा के समीकरण को सही रूप में लेके आते हैं। तो हमने एफ एक्स को अपने पास रख लिया, जी वाई को हमने अपने पास में रख लिया, और एच जेड को उधर ले गए, माइनस का अंडर रूट एच जेड हो गया, माइनस का एच जेड हो गया, ले गए दोनों तरफ वर्क कर दिया। वर्ग करने पर जैसे ही वर्क करेंगे, ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया जी वाई, ये हो गया माइनस दो अंडर रूट ए प्लस दो अंडर रूट एफ एक्स इंटू जी वाई बराबर एच जेड। ये हो गया। अब एक बार और वर्क करते हैं ताकि अंडर रूट हट जाए। इन दोनों को उधर भेज दो, एच जेड को इधर ले आओ, एफ एक्स प्लस जी वाई माइनस एच जेड, ये इधर आ गया, और ये दोनों उधर चले गए। पुनः वर्क करने पर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस दो ए बी दो बी सी बराबर 4 एफ जी एक्स वाई। एफ जी एक्स वाई को इधर ले आओ, ये आपकी समीकरण बन गई। ये समीकरण तैयार होगी, पदों को इधर ले आओ तो एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ये इधर जाके माइनस टू एफ जी एक्स वाई माइनस टू जी एच वाई जेड माइनस टू एफ एच एक्स जेड। अब देख सकते हो कि ये समीकरण साफ तौर पे एकदम क्लियर है कि ये जो समीकरण है ये द्वितीय घात की समघात समीकरण है। तो ऑब्वियसली बात है शंकु होगी, द्वितीय घात की समघात समीकरण है, शंकु होगी। तो शुरुआत में देखने में जरूर ये गड़बड़ दिख रही थी
कि ये शंकु हो सकता है क्या, जबकि जबरदस्त शंकु है। जैसे हमने इसका वर्क किया और किया तो पता लग रहा है श्योरली कि ये शंकु है। हो गया। अब ये शंकु है तो उसका एक वितक्रम शंकु भी होगा। वितक्रम शंकु की थ्योरी क्या कहती है कि क्या करना है, अगर आपको शंकु पता है, अगर आपको शंकु पता है तो वितक्रम शंकु के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपका जो मेन शंकु है उसके गुणांक पता कर लो। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, वाई स्क्वायर का बी, जेड स्क्वायर का सी, एक्स वाई का 2h और एक्स जेड का 2g और वाई जेड का 2f। इससे ए बी सी एफ जी एच ये आप पता कर लो। ये सारी चीजें पता करने के बाद इनको यहां लाओ, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी और कैपिटल एच निकाल लो। ये निकाल के यहां रख दो, ये आपका व्युत्क्रम शंकु बन जाएगा। इसमें मान रख दो, व्युत्क्रम शंकु तैयार हो जाएगा। लेकिन ये आपको पहले करना होगा ये सारी चीजें, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, सी ए माइनस जी स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर। थोड़ा याद करने में है तो आसान। देखो ए वाले में ए नहीं आता, बी सी माइनस एफ स्क्वायर आता है। बी वाले में बी नहीं आता, सी ए माइनस जी स्क्वायर आता है। और सी वाले में सी नहीं आता, ए बी माइनस एच स्क्वायर आता है। और फिर एफ वाला जी एच माइनस ए एफ और एच एफ माइनस, क्रम से चल रहा है देखो चक्रीय रूप में, जी एच फिर एच एफ फिर एफ जी और यहाँ पे ए एफ बी जी सी एच हो जाएगा। याद दे दो चक्रीय क्रम में। कुछ टाइम के लिए तो याद रखा जा सकता है, कुछ टाइम के लिए याद रखा जा सकता है। देखो कोशिश करते हैं कि दूसरे पेज तक हमें याद रह जाएगा क्या। आ जाते हैं यहाँ पे हमें थोड़े से नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, नाम रखने में ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि एफ जी एच इसके पास भी है, हम भी एफ जी एच रखते हैं तो हम हमारे वालों का नाम डैश 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 रख देते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश एफ डैश जी डैश एच डैश, ताकि मिक्सिंग ना हो, ताकि मिक्सिंग ना हो। क्योंकि यहाँ पे भी एफ जी एच है और हम भी एफ जी एच कहते हैं तो वो मिक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा नाम को अलग अलग बनाए रखने के लिए हम इनके ऊपर डैश का निशान लगा देंगे ताकि भिन्नता बनी रहे। तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको ए डैश कहते हैं, ये ए डैश हो गया। ये वाई स्क्वायर का गुणांक ये बी डैश, ये सी डैश। जो एक्स वाई का गुणांक होता है उसको 2h कहते हैं, 2h डैश। तो 2h डैश ये हो गया, तो h डैश बराबर हो गया आपका माइनस एफ जी। ठीक है। जो वाई जेड का गुणांक होता है, वाई जेड का गुणांक उसका नाम होता है 2f, 2f। तो आपका f डैश हो गया माइनस जी एच। और जो एक्स जेड का गुणांक होता है वो हमारा होता है g। तो ये हमारा 2g हो गया जिससे हमारा g डैश आ गया माइनस एफ एच। ये लो, अब हमारे पास 6 के 6 मान आ गए। अब हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल जी, कैपिटल एच और कैपिटल एफ निकालना है। पहले ए पे आते हैं, देखता हूँ मुझे याद है क्या, याद तो था मुझे, जैसे मैंने बनाया क्या वो चक्रीय रूल याद रहेगा। तो चक्रीय रूल था ए में ए आ गया, फिर सामने आएगा बी सी, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, बी डैश सी डैश एफ डैश का स्क्वायर। ये था ए। बी सी, बी का मान है हमारा जी स्क्वायर, सी का मान है एच स्क्वायर, एफ का मान है ये वाला, बिल्कुल कट गया, मजे हो गए, जीरो। बढ़िया काम, बहुत ही सुंदर काम। जीरो देख के तो सबसे बढ़िया काम, मान रखो जीरो आ रहा है। फिर बी था कैपिटल बी, बी यहाँ आ चुका है तो बी को छोड़ के दोनों आएंगे, ए सी डैश और जी डैश का स्क्वायर, ए डैश सी डैश, ये रहा आपका ए डैश, ये रहा सी डैश, एफ स्क्वायर एच स्क्वायर और फिर जी डैश का स्क्वायर, एफ स्क्वायर एच स्क्वायर, कट गया, बहुत सुंदर। बी डैश भी, बी भी जीरो हो गया। फिर कैपिटल सी था हमारा, सी छोड़ के आएंगे, ए डैश बी डैश एफ जी एच डैश और ए डैश बी डैश हो गया एफ स्क्वायर जी स्क्वायर, एच हो गया एफ स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया, अति उत्तम। ये भी जीरो हो गया, कैपिटल ए जीरो, कैपिटल बी जीरो, कैपिटल सी जीरो। अब कैपिटल बारी आएगी एफ जी एच, कैपिटल एफ की बारी पहले आएगी, कैपिटल एफ की बारी आएगी। तो मैंने कहा था जब कैपिटल एफ की बारी आती है तो यहाँ पे एफ जी एच आता है, जी एच माइनस ए एफ आता है, डैश डैश लगा देता हूँ,
क्योंकि हमने इन सब का नाम डैश रखा है, मिक्स ना हो इसलिए, है ना। एफ जब यहाँ आता है तो एफ जी एच माइनस ए एफ आता है, तो जी एच, जी डैश एच डैश की वैल्यू कितनी है, जी डैश की वैल्यू है माइनस एफ एच, ये माइनस एफ एच, और एच डैश ये रहा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ स्क्वायर एच जी, एफ स्क्वायर और एच जी, ए डैश एफ डैश, ए डैश और ये एफ डैश, माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर जी एच, तो ये 2 बार हो गया, 2 एफ स्क्वायर जी एच, एफ स्क्वायर जी एच, है ना। और एफ के बाद आएगा आपका जी, कैपिटल जी, मुझे थोड़ा मजा आ रहा है फॉर्मूले में, एफ जी एच हो गया, चक्रीय रूल चलेगा, जी एच, फिर आएगा आपका एच एफ, और ये आ जाएगा बी जी डैश, है ना। देखो चक्कर में चल रहा है ये फॉर्मूला, ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, और एफ डैश जी डैश फिर एच डैश आएगा, यहाँ जी एच एफ एफ जी, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं एच डैश एफ डैश कितना है, एच डैश एफ डैश, आओ भाई एच डैश एफ डैश आओ, जी स्क्वायर एफ एच, जी स्क्वायर एफ एच, और बी डैश और जी डैश, तो ये जी स्क्वायर एफ एच हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 जी स्क्वायर एफ एच हो गया, अब आपका एच हो जाएगा, और ये चलेगा एफ डैश जी डैश माइनस सी डैश एफ जी एच डैश, और अब तो इसको देख के आप बना ही सकते हो, यहाँ एफ स्क्वायर है यहाँ जी स्क्वायर है, तो यहाँ 2 गुना एच स्क्वायर आएगा, और एफ और जी आ जाएगा, ये सारे मान आ गए। अब ये सारे मान ले जाके जो व्युत्क्रम शंकु वाला समीकरण है उसमें डाल दो, वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g एक्स जेड प्लस 2h एक्स वाई, ये सारे मान, ए बी सी का मान तो 0 है ही है, खाली कैपिटल एफ का मान हमारा है ये वाला 2f स्क्वायर एफ जी एच, यहाँ पे मान रखोगे एफ जी एच का भाग दे दोगे, ए बी सी तो 0 हो ही गया, एफ का मान, कैपिटल एफ का मान है 2f स्क्वायर जी एच, जी का मान है 2g स्क्वायर एफ एच, मैं रख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, 4 कैपिटल एफ का मान है एफ स्क्वायर जी एच, एफ स्क्वायर जी एच टू वाई जेड प्लस जी का मान 2g स्क्वायर एफ एच प्लस h का मान 2h स्क्वायर एफ जी, अब पूरे सवाल में अगर आप एफ जी एच का भाग दे दें, 4 एफ जी एच का भाग दे दें, तो आपके पास बच जाएगा एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई, ये आपका व्युत्क्रम शंकु का समीकरण हो जाएगा। हो कमाल है। तो ये आपके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण होता है, देखा, इस तरीके से आप व्युत्क्रम शंकु का समीकरण निकाल, ये ट्रिक सीख लो, ये कैसे काम करती है। व्युत्क्रम शंकु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शंकु का, और लोगों को पसंद भी बहुत है सवाल पूछने के लिए, तो उसको देख लो, अच्छे से समझ लो क्या करना होता है। पहले आप अपने खुद के दिए गए शंकु से ए बी सी एफ जी एच, ये 6 चीजें अलग करते हैं, फिर उन छोटे ए बी सी डी, छोटे ए बी सी एफ जी एच, छोटे वाले को फिर बड़े वाले में चेंज करते हैं, ये फॉर्मूले हैं जिससे छोटे वाला बड़े वाले में चेंज हो जाता है, और बड़े वाले में चेंज होने के बाद में
वापस रख दो, छोटों को बड़ा बनाओ और वापस रख दो। यूं समझो कि एक शंकु छोटा है, एक बड़ा है, छोटे वाले से लेने हैं और बड़े वाले में कन्वर्ट करके मान रख देने। क्लियर है? आ गया समझ में? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ठीक है। फिर अगला सवाल देखो, ये सवाल आ गया जिसके भी हम बात कर रहे थे, लंबवत काटने की शर्त। लंबवत काटने की शर्त, ये समतल है, ये शंकु है, ये वाला जो समतल है ये इस शंकु को लंबवत काटता है। लेंदी बहुत है, मैंने पहले ही आपको शुरू में भी ये कहा था कि मैं छोड़ के नहीं चलना चाहता, मैं ये नहीं करके चाहता कि भाई आप लोग बाद में टॉपिक छोड़ दो, है ना। टॉपिक छोड़ना तो समझदारी है नहीं। जितना भी उसमें से निकाला जा सकता है, जितनी भी काम की चीजें निकाली जा सकती है उतना ही बढ़िया है ना। जितनी भी काम की चीज निकाली जा सकती है उतना बढ़िया है। टॉपिक को छोड़ना तो एकदम ही गलत हो जाएगा। किसी को मान लो, हो सकता है किसी को कोई चीज ज्यादा समझ में आती हो, किसी को कम समझ में आती हो, तो एक बार सारे टॉपिक से हमें गुजरना चाहिए। आपको जो बाद में अच्छा लगे वो रख लेना, जो बुरा लगे उसको छोड़ देना। और बुरा भी लगे तो उसमें से थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो, ऐसा थोड़ी कि एकदम ही बेकार है। ठीक है ना। तो चलो अब इस पे आ जाते हैं। ये आपका समतल हो गया और ये आपका शंकु हो गया। ये समतल इस शंकु को जिन दो रेखाओं में काट रहा है वो दोनों रेखाएं लंबवत है, वो रेखाएं लंब है। तो लंब रेखाओं की जो शर्त हमने पढ़ी है वो ये है, अगर एक समतल शंकु को दो लंब रेखाओं में काटता है, दो लंब रेखाओं में काटने की शर्त वो ये है, ए प्लस बी प्लस सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर 2 FMN प्लस 2 GLN प्लस 2 HLM बराबर 0। तो ये शर्त इस सवाल में भी लगने वाली है। पहले इसके लिए सामान इकट्ठा करो। लंबवत काटने की शर्त, लंबवत काटने की शर्त थी ए प्लस बी प्लस सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2 FMN प्लस 2GLN प्लस 2HLM बराबर 0। अब ये सारी चीजें जो है सवाल से अलग अलग कर लो, सवाल से सभी चीजें ले लो। ये हमारा L आ गया, L की जगह A, ये M आ गया, M बराबर B, ये N आ गया, N बराबर C। और यहाँ समतल ये रहा शंकु, शंकु से एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 A 0, वाई स्क्वायर का गुणांक 0 B 0, जेड एक्स का गुणांक C 0। फिर जो एक्स वाई का गुणांक आता है, एक्स वाई का गुणांक वो 2h के बराबर होता है, 2h बराबर 1 हो गया तो h बराबर 1/2 हो गया। फिर जो ये होता है जेड एक्स, इसका गुणांक 2g होता है, तो g बराबर हो गया 1/2। और वाई जेड है ये 2f होता है, तो f बराबर हो गया 1/2। तो ये सारे मान मिल गए, सारे मान यहाँ रख दो। मान यहाँ रखने पर ए बी सी का मान 0 0 0 है, तो ये हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0, एल की जगह ए स्क्वायर, एम की जगह बी, एन की जगह सी, माइनस ए की जगह 0, बी की जगह 0, सी की जगह 0, प्लस 2 एफ की जगह 1/2, एम एन की जगह बी सी प्लस जी की जगह 1/2 एल एन ए सी प्लस
H का मान 1/2 LM AB बराबर 0। सारे मान डाल दिए, ये 0 हो गया और वो बच गया आपका माइनस का AB माइनस का BC माइनस का AC बराबर 0। माइनस से गुणा करने पर AB प्लस BC प्लस AC बराबर 0। ये हो गया लंबवत काटने की शर्त। AB प्लस BC प्लस AC बराबर 0। देखो ये तो छोटा ही था, इसमें खाली आपको फॉर्मूला याद है तो काम हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं है और कैसे मान रखते हैं ये नहीं पता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कई ऐसा नहीं कि टॉपिक टफ है, कई टॉपिक में कई चीजें इजी भी होती है, कई टॉपिक में चीजें इजी भी होती है ना। तो ये वो चीज है, ये 3D वाला है ना, 3D वाला टॉपिक आप देखेंगे कहीं नहीं पढ़ाया जाता। 3D वाला टॉपिक जो है वो कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ना तो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है ना टीचर पढ़ाने में इंटरेस्ट होता है। तो ये वो जगह होती है जहाँ पे हमें हाथ डालना चाहिए, है ना। हमें उन चीजों में हाथ डालना चाहिए जहाँ पे बाकी लोग हाथ नहीं डालते। क्योंकि जैसे इस बार देखिए 2022 वाला पेपर था, उसमें 3D में 5-6 क्वेश्चन आए थे। अगर 5-6 क्वेश्चन आए हैं, वहां से 3 क्वेश्चन किसी ने निकाल लिए तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है ना, बहुत बड़ा फर्क डल जाता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ये बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो लगभग लोग छुड़ा के चलते हैं कि नहीं ये तुम्हारे काम का नहीं है, अच्छा ये भी तुम्हारे काम का नहीं है, अच्छा ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। वो ज्यादातर जो 12th वाले जो टॉपिक होते हैं फिक्स, जैसे पूरा सिलेबस में अगर मान लो 50 टॉपिक है तो 20 टॉपिक को बना 20 या 25 टॉपिक को एक बना के चलते हैं बकेट। वजह 20-25 टॉपिक है, ये पढ़ते रहो, उससे सिलेक्शन निकल जाएगा। अगर वो 20-25 टॉपिक जिनको वो पढ़ रहे हैं, अगर उन टॉपिक में से क्वेश्चन अलग तरीके के आ गए, टफ आ गए या आउट ऑफ द बॉक्स आ गए क्वेश्चन, तो वो 25 जो बकेट बनाई पड़ी थी वो बेकार चली जाएगी, है ना। तो उस केस के अंदर आपको ये चीजें मदद करती है। जब पेपर एकदम हटके आता है ना, तब ये चीजें बहुत सहारा देती है। ऐसी चीजें पढ़ी हुई है आपकी, देखी हुई है, तो कुछ आप उनमें तो बेस्ट हो जाते हैं, उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। उनको तो इसका आइडिया ही नहीं है कि चल क्या रहा है, ये है क्या, ये है क्या, समझ रहे। और ये कोई उनका नहीं है, ये बहुत सारे टीचर्स को भी आइडिया नहीं है कि शंकु होता क्या है, बेलन होता क्या है। उन लोगों को बस इतना ही पता है कि बेलन मतलब रोटी बेलने वाला, शंकु वो 10वीं वाला शंकु। उनके लिए आज भी शंकु वही है, 10वीं वाला। तो इसीलिए था, इसीलिए लास्ट टाइम आपने देखा कि 2022 के अंदर ग्रेजुएशन पार्ट जो था वो ज्यादातर कोचिंगों ने निपटाया ही नहीं। ज्यादातर कोचिंगों ने क्या किया कि जो आईआईटी में पढ़ने वाले, जो आईआईटी में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको बुलाया। जो आईआईटी में पढ़ा रहे हैं, जयपुर, जो जयपुर में है तो जयपुर वाले को बुला लिया, कोई कोटा का था कोटा को बुला लिया, सिक्कर में कोचिंग चल रही है वो सिक्कर में आईआईटी में पढ़ा रहा है, फिर शाम को वो आरपीएससी में पढ़ा रहा है। तो वो 11-12 तो उसने अच्छे भला निपटा दिया और अच्छे लेवल का भी निपटा दिया। लेकिन ग्रेजुएशन में तो उसके भी हाथ तंग थे, ग्रेजुएशन में तो उसके भी हाथ तंग थे। अच्छा, बच्चा भी ग्रेजुएशन से दूर रहता है, बच्चे के भी हाथ तंग होते हैं, टीचर्स के भी हाथ तंग थे, बच्चे के भी हाथ तंग थे, दोनों के हाथ तंग होते हैं। तो फिर वो यही हुआ, दोनों ने ग्रेजुएशन को छोड़ के सीनियर पे फोकस किया। अब सीनियर पे फोकस किया, पेपर सीनियर का आया नहीं, पेपर ग्रेजुएशन का आ गया, तो सारा का सारा ही धूम हो गया। तो ये जो हालत थी पिछली बार सीट खाली रहने का, एक बड़ा कारण ये भी था। ज्यादातर कोचिंगों ने फोकस किया था 11-12 के ऊपर, और कई कोचिंगें तो ऐसी है जो बहुत पुरानी है और वो 11-12 पे ही सिलेक्शन देती आई है ना। बहुत सारी जो कोचिंग है वो तो 11-12 के आधार पे सिलेक्शन देती आई है। अब उनका तो हालत ही खराब हो गई, जो 11-12 के आधार पे सिलेक्शन हमेशा देती आई है, अब नहीं दे पा रही है, तो उनका पूरा ही गड़बड़ा गया। और ये देखो इतनी टफ चीजें पढ़नी पड़ेगी, अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। अगले पे आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसका एक्स एक्स है, जिसका अक्ष जो है वो एक्स एक्स है और शीर्ष मूल बिंदु है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। जब एक्स एक्स हो तो यहाँ एक्स आ जाता है, ओ वाई हो तो यहाँ वाई आ जाएगा, ओ जेड हो तो यहाँ जेड आ जाएगा। मैं इसको व्युत्पन्न करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना। ये बड़ा आराम से व्युत्पन्न भी हो जाएगा। वैसे तो भगवान करे कभी सब्जेक्टिव पेपर हो कभी सब्जेक्टिव पेपर हो, मजा आ जाएगा, मतलब पढ़ने का भी मजा आ जाएगा, पढ़ाने का भी मजा आ जाएगा। जब पेपर सब्जेक्टिव होंगे तब आपको हर चीज व्युत्पन्न करा करा के देनी होगी, फिर टीचर्स पे भी मजबूरी होगी, जितने भी टीचर्स बैठे हैं सबको समझाना पड़ेगा, सबको व्युत्पन्न करना पड़ेगा, सबको हर चीज बतानी पड़ेगी। तो उस समय, है ना, फिर एक अच्छा लेवल समझ में आएगा कि भाई पढ़ने का भी मजा आएगा, पढ़ाने का भी मजा आएगा, फिर हम ऐसे स्किप नहीं करेंगे
फिर हम ऐसा स्किप नहीं करेंगे कि ये मत पढ़ो, ये पढ़ो और ये करो। फिर आपको भी पता है कुछ भी आ सकता है, पूरे में से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते, आप इसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें तो सब कुछ भी आ सकता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो फिर आप लोग भी गहराई से पढ़ेंगे, मजबूरी है ना। ऐसे तो कोई नहीं पढ़ेगा, ऐसे तो हम कितना भी किसी को कह दें कि गहराई से पढ़ो, गहराई से पढ़ो, तो सबको पता है, सबको ये पता है कि भाई पेपर ही ऐसा नहीं आता तो हम ऐसा क्यों पढ़े। तब फिर वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, फिर दोनों के मारामारी हो जाएगी। तो देखो आ जाओ हम बात करते हैं, इसका जो अक्ष है वो तो एक्स एक्स है, ये आपका शंकु का अक्ष हो गया। जिसकी दिक्को जाए 1,0,0 है, ये इसकी दिक्को जाए होगी। ठीक है, हमारा शंकु जो है उसका अर्ध शीर्ष कोण, जो जनरेटिंग लाइन है उसका अर्ध शीर्ष कोण अल्फा है, और मूल बिंदु पे शीर्ष है, तो ये आपकी लाइन होगी अल्फा कोण पर। और इस लाइन ने घूमना शुरू कर दिया, घूमना मतलब बहुत सारी लाइनें बनाई, तो ये आपका शंकु तैयार हो गया। ठीक है, अब इस रेखा का, ये जो रेखा है ये अल्फा कोण पर है, ये आपका 0,0,0 हो गया। ये 0,0 हो गया। ठीक है, अब इस रेखा, ये जो रेखा है, इस रेखा के दिक अनुपात मान लिए LMN, जनक रेखा OP, ये जनक रेखा ले लो, तो आपके OP का समीकरण हो जाएगा, जो जनक रेखा है, जनक रेखा का समीकरण हो जाएगा जनक रेखा का समीकरण बराबर x-0 बट्टा L, y-0 बट्टा M, z-0 बट्टा N। इन दोनों x और इस लाइन के बीच का कोण अल्फा है। हम जानते हैं कि cos अल्फा, इस इक्वेशन को रख लो, हम जानते हैं कोण cos अल्फा बराबर होता है A1 इंटू A1A2 B1B2 C1C2 बट्टा अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, है ना, हो जाएगा। नहीं, कोचिंग बंद होना जरूरी नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट आप गौर करो कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैंने माना ठीक है, बहुत टीचर बनते हैं, बहुत फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में कॉलेज लेक्चरर बनते हैं, लेकिन आज भी हमारे जो भारत से है वो कोई आउटस्टैंडिंग रिजल्ट नहीं आते हैं। हमारे भारत से कोई भी मैथ्स के अंदर, या आप फिजिक्स की बात करें या हम और चीजों की बात करें, पूरी दुनिया जो है वो नोबेल प्राइज जीत रही है, पूरी दुनिया नोबेल प्राइज जीत रही है, पूरी दुनिया फील्ड मेडल जीत रही है, हम नहीं जीत रहे। पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों के लिए आज भी वही है, आज भी नौकरी लगना किसी नोबेल प्राइज से कम नहीं है। आज भी भारत में किसी के लिए नौकरी लगना नोबेल प्राइज से कम नहीं है, शायद नोबेल प्राइज से बड़ा होगा, नोबेल प्राइज से बड़ा होगा। यहाँ पे अगर हम किसी भारत में किसी व्यक्ति को कहें कि भाई तुझे सरकारी नौकरी चाहिए या नोबेल प्राइज चाहिए, तो साफ मना कर देगा, भाड़ में जाए नोबेल प्राइज, मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि नोबेल प्राइज होता क्या है। उसने पढ़ा है, जीके में जरूर पढ़ा है कि किस किस ने नोबेल प्राइज जीता है, उसे नोबेल प्राइज की कोई कीमत का कोई अंदाजा नहीं है उसे। अच्छा, नोबेल प्राइज की कीमत का मतलब नहीं है, उसको अंदाजा ही नहीं है कि वो इनाम किस बात के लिए दिया जाता है और वो पाने वाले की हैसियत क्या होती है, कोई अंदाजा नहीं है। उसे गवर्नमेंट नौकरी ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, उसे एक सेकंड ग्रेड की नौकरी है ना, वो ज्यादा अच्छी समझ में आ रही है बजाय नोबेल प्राइज के। वो बेकार है उसके लिए, बिल्कुल कचरा है। उसको समझ में आ रहा है सेकंड ग्रेड लगूंगा, सेकंड ग्रेड लगते ही शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, समाज में बाहर निकलूंगा, लोग मान सम्मान देंगे, मुझे शादियों में बुलाएंगे तो लोग मेरा इंट्रोडक्शन कराएंगे। उसे सेकंड ग्रेड की जो नौकरी है उसके हजारों फायदे नजर आ रहे हैं, लेकिन नोबेल प्राइज का एक फायदा नजर नहीं आ रहा।
तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर एक चीज जो है वो बहुत अति मात्रा में हो रही है, बहुत ज्यादा अति मात्रा में। और इसके सेकंड ग्रेड के फायदे समझाने के लिए पूरी इंडस्ट्री है हमारे पास, पूरी इंडस्ट्री है ये समझाने के लिए कि सेकंड ग्रेड में नौकरी लगने से या फर्स्ट ग्रेड में नौकरी लगने से आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी, या स्वर्ग जैसी फीलिंग आपको कैसे आने लग जाएगी एक सेकंड ग्रेड या एक बैंक में या एक एसएससी में या कहीं भी आप नौकरी लग गए तो आपकी जिंदगी क्या कमाल की हो जाएगी। ये बताने के लिए ढेरों लोग लगे पड़े हैं, लेकिन कभी कोई ये समझाता है कि नोबेल प्राइज से क्या होगा आपकी जिंदगी में? नहीं। क्या कोई समझाएगा? नहीं, क्योंकि भारत में जरूरत ही नहीं है इस बात की। भारत को इस बात की जरूरत ही नहीं है। अगर आप यहां से छोड़ के दूसरे देश में जाएं, वहां होड़ लगी पड़ी है प्राइज जीतने के लिए। वहां हर कोई जो रिसर्च कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो चाहता है कि मैं नोबेल प्राइज जीतूं, चाहता है कि मैं बड़े जो प्राइजेस है जो मिलते हैं इस क्षेत्र में काम करने से वो मैं जीतूं, क्योंकि उनको वो समझ, क्योंकि वहां गवर्नमेंट नौकरी नहीं समझ में आती उनको, तो फिर उनको वो समझ में आ रहा है। तो ये बुरी हालत है। तो अगर हम इससे बाहर निकलेंगे, 140 करोड़ का देश है, मेधावी बहुत है, कमी नहीं है मेधावियों की, लेकिन डायरेक्शन ही नहीं है। डायरेक्शन सिर्फ यही है कि पेट भरो, पेट भरो, पेट भरो, समाज में मान सम्मान कमाओ। देश में मान सम्मान मत कमाओ, समाज में मान सम्मान कमाओ। तो हमारी लोकल सोच हो गई है। नोबेल प्राइज से पूरी दुनिया में आपका प्रचार होगा, वो आपको नहीं चाहिए। आपको आपके मोहल्ले में प्रचार चाहिए। मोहल्ले में जब आप निकलो तो कोई आपको बताए, देख वो सेकंड ग्रेड में लाग गयो, देख वो सेकंड ग्रेड में लाग गयो, देख कत्तो पढ़। आप हम लोग मोहल्ले वाली जो है ना वाहवाही वो चाहते हैं। पूरी दुनिया में वाहवाही नहीं चाहिए हमें, कीमत ही नहीं समझ में आती। पूरी दुनिया में क्या करेंगे वाहवाही करके? बस मोहल्ले में जब मैं निकलूं तो लोग कहने चाहिए कि हाँ सेकंड ग्रेड में लाग गयो। तो ये हुआ किससे? इतना ब्रेन वॉश कैसे हुआ हमारा? अब सोच के देखो, इतना ब्रेन वॉश किसने किया होगा हमारा कि हमें मोहल्ले वाली वाह वाह जो है या अपने परिवार वाली वाह वाह है वो इतनी अफेक्ट करती है। और पूरी दुनिया में अगर अखबारों में खबर छप रही है कि नोबेल प्राइज जीत गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता हमें। तो कितना ब्रेन वॉश हुआ होगा हमारा, कितना भयंकर ब्रेन वॉश हुआ होगा कि हमें ये समझ में आ रहा है वो नहीं समझ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक याद हो जो है वो आता है कि अगर आप एक बंदर हो, अगर आप बंदर के सामने 500 के नोट रख दें, बंदर के सामने 500 के नोट रख दें और एक तरफ 4 केले रख दें, एक तरफ 500 की गड्डी रख दें एक, और एक तरफ आप 4 केले रख दें या 2 केले रख दें, तो बंदर क्या उठाएगा? बंदर क्या उठाएगा? 500 की गड्डी या 2 केले? तो आप कहोगे 2 केले। कारण, 500 की गड्डी से तो बहुत केले आ सकते थे। उस गड्डी से वो इतने केले ले सकता था, शायद पूरी जिंदगी निकल जाती उसकी केले खाते खाते, लेकिन वो गड्डी नहीं उठाएगा। कारण, क्योंकि उसे गड्डी समझ में ही नहीं आती। उसे वो 500 की गड्डी समझ में ही नहीं आती, उसे वो 2 केले ही समझ में आते हैं। तो हमारा ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया जैसे हम बंदर हो। अब हमें समझ में ही नहीं आती, उससे कीमती चीज इतनी है दुनिया में जो समझ में ही नहीं आती। समझ में वो 2 केले ही आते हैं, वो जो 2 केले हैं बस वही समझ में आते हैं। वो गड्डियां, वो हीरे, वो मोती सब बकवास है हमारे लिए। हमें तो 2 केले चाहिए। इतना ब्रेन वॉश हमारा हुआ पड़ा है। अब मैं कितना भी कह दूं किसी को भी समझ में नहीं आएगी, ना आ सकती, क्योंकि मैंने कारण बता दिया क्यों नहीं आ सकती। इतना ब्रेन वॉश हुआ पड़ा है, इतना ज्यादा, हर तरीके से ब्रेन वॉश हुआ। घर वालों ने किया है, समाज ने किया है, परिवार ने किया है। यूट्यूब पे चले जाओ, सोशल मीडिया पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, हर जगह आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और हम फिक्स हो गए, हमें कोई फील्ड नहीं चाहिए, कोई नोबेल नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, हमें एक नौकरी चाहिए, वो भी सरकारी। सरकारी किसी को कह दो। एक बार मुझे याद है, एक, अब मैं वो एक बात भी याद आ गई, चलो मैं बता ही देता हूँ कि मैं सर जब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया करता था तब की बात बताता हूँ। जब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, एक प्राइवेट स्कूल है जो आदर्श विद्या मंदिर है, वहां मैं पढ़ाया करता था। तो वहां पे हमारे एक गुरुदेव थे, हमारे साथ के टीचर थे। वो हम 11th 12th को वो हिंदी पढ़ाते थे और मैं मैथ्स पढ़ाता था। तो वो हिंदी पढ़ाते थे फर्स्ट ग्रेड में, याद है 11th 12th फर्स्ट ग्रेड होती है, तो जो पढ़ाया करते थे तो उनका रीट, उसमें रीट नहीं होती थी, से थर्ड ग्रेड होती थी। तो थर्ड ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो गया था। थर्ड ग्रेड में उनका सिलेक्शन हो गया, ध्यान से सुनिएगा, बात बड़ी मजेदार है। तो थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन होने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग जब आई तो एक दिन मीटिंग बुलाई गई स्कूल वालों ने, स्पेशली स्कूल की छुट्टी होने के बाद में मीटिंग बुलाई। और मीटिंग बुला के सबको बिठाया, सबको बिठाया। और मीटिंग पहले मुझे नहीं पता था, फिर मेरे पास नोटिस आया कि आज शाम को एक मीटिंग है और आपको वहां रुकना है, जाना नहीं है। उनका ठीक है, मैं रुका, मैं वहां जाके बैठा। बैठा तो फिर वहां पे थोड़ी देर मैंने कहा यार मीटिंग किस बात की है? बोले यार
उनके सर का सिलेक्शन हो गया, इनकी ज्वाइनिंग आ गई है, अब ये ज्वाइन करने वाले हैं। मैंने फिर पूछा कि क्या हुआ? बोला थर्ड ग्रेड में ज्वाइनिंग आ रही है इनकी और ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहाँ सब बैठे थे। फिर हम सबको गोल दायरे में बिठा दिया, एक-एक जने को खड़ा किया कि भाई इनके बारे में आप शुभकामना दीजिए और एक बात कहिए। तो सब अपनी-अपनी बातें कह रहे थे। तो फिर बातें कहते-कहते मेरा नंबर भी आया। तो मेरी जब नंबर आया तो मैं खड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम शुभकामना दे किस बात के रहे हैं। हम शुभकामना किस बात की दे रहे हैं? ये जो है गुरुदेव, ये यहाँ पे 11th-12th को पढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ फर्स्ट ग्रेड को पढ़ा रहे हैं। यहाँ ये फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता है। इनका चयन हुआ है थर्ड ग्रेड के अंदर। इनका चयन थर्ड ग्रेड में हुआ है। तो ये शुभकामना किस बात की? देखो मुझे समझ में आएगा, तो कि मुझे ऐसे प्राइवेट स्कूलों में क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा आपको आइडिया, है ना? इस बातों से बीच-बीच में कहानियाँ जब मैं सुनाऊँगा, और आप ये भी समझेंगे कि वो स्कूल वाले कितने धन्य थे, जो मुझे बर्दाश्त कर पाए। वैसे तो आप समझने भी लग गए होंगे कि मुझे बर्दाश्त करना आसान नहीं है। तो एक उसकी कहानी है। तो जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा यार ये किस बात की शाबाशी किस बात की है? बंदा फर्स्ट ग्रेड में था, यहाँ पे स्कूल में 11th-12th को पढ़ाता था, अब वो जाके 5वीं तक को पढ़ाएगा। वो थर्ड ग्रेड में 5वीं तक को पढ़ाएगा, किस बात की शाबाशी दे रहे हो इसको? किस बात की बधाई की ये पार्टी हम कर रहे हैं? किसी का कभी सुना है आपने उल्टा कि जो फर्स्ट ग्रेड से थर्ड ग्रेड में जा रहा है और हम उसका सम्मान कर रहे हैं? सम्मान तो उसका होता है जो थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड आता हो। कोई थर्ड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड आता हो तो है। और अगर मान लेते हैं कि आप ये कहो कि सरकारी नौकरी अच्छी है, तो फिर ये सोचो कि हमारे स्कूल वालों को विचार करना चाहिए कि यहाँ की फर्स्ट ग्रेड की नौकरी भी सरकारी के थर्ड ग्रेड के बराबर नहीं है। तो ये तो शर्म की बात है हमारे लोगों की। तो ये तो हमारे शर्म की बात है। ये तो हमारे विद्यालय के लिए शर्म की बात है कि एक फर्स्ट ग्रेड का आदमी थर्ड ग्रेड में सिलेक्ट हो रहा है और हम इसको शुभकामना दे रहे हैं। तो स्कूल का स्तर देखिए कितना खराब है। स्कूल का स्तर देखिए कितना बुरा है कि थर्ड ग्रेड हमारा फर्स्ट ग्रेड, हमारे स्कूल का फर्स्ट ग्रेड सरकारी स्कूल के थर्ड ग्रेड कोई मैच नहीं कर सकता। तो ये देखिए, या तो स्कूल के लिए शर्मनाक बात है या इन गुरुजी के लिए जो थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से थर्ड ग्रेड में सिलेक्ट हो रहे हैं और पार्टी दे रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल हो गया उस समय सारों का कि भई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बोले, "आओ आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।" तो मैंने कहा, "भई मुझे समझाओ तो सही ना।" फिर वो एक गुरुजी थे, वो बोले, "आओ आप बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं।" बाहर लगे। बोले, "आप नाराज़ क्यों हुए?" मैंने कहा, "नाराज़ होने की क्या बात है? इसमें नाराज़ होने की बात क्या है? मैंने क्या गलत किया? बताओ तो सही। बंदा फर्स्ट ग्रेड से थर्ड ग्रेड में सिलेक्ट हुआ है, हम शाबाशी दे रहे हैं। किस बात की शाबाशी? और बोले वो गवर्नमेंट नौकरी है। मैंने कहा चलो ठीक है, वो गवर्नमेंट नौकरी है, तो फिर स्कूलों को सोचो। जो स्कूलें हैं प्राइवेट वाली, उनको सोचना चाहिए कि आपका फर्स्ट ग्रेड का बंदा सरकारी के थर्ड ग्रेड के बराबर नहीं है। स्कूल की हालत क्या कर रखी है आप लोगों ने? आपकी स्कूल के बारे में सोचो कि स्कूल की हालत क्या है? बद से बदतर है। फर्स्ट ग्रेड का बंदा थर्ड ग्रेड में लग के पार्टी दे रहा है। तो स्कूल सोचे, अगर वो उसके लिए मान लेते हैं, चलो उसके लिए उपलब्धि है, स्कूल के लिए फेलियर है ये, असफलता है स्कूल के लिए। तो बड़ा सन्नाटा सा हो गया, और हो गया। तो फिर दूसरे दिन जब मैं वापस स्कूल में आया तो बोला, यार यार आपने तो क्या कर दिया, बम फोड़ दिया। मैंने कहा बम क्या फोड़ दिया? सोच के देखो यार, मतलब लॉजिकल तो है ही हमें। और फिर मैंने बोला, आपको तो यार डर नहीं है नौकरी का, नौकरी से निकाल देंगे, आपको निकाल नहीं सकते, आपको पता है इसे। मैंने कहा पता है, तभी सच बोलता हूँ। मैंने कहा पता है तभी सच बोलता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि क्या है क्या नहीं है। ये एक पॉइंट है, एक देखने की नजरिया है कि आप देखो क्या हालत बना रखी है आप लोगों ने, क्या चीज बना रखी है आप लोगों ने। स्कूलों को भी आपको, आप पार्टियां लिए जा रहे हो, समोसे खार कचौरी खार निकल जाते हो, बोलने की हिम्मत नहीं रखते। बोलो तो सही एक बार, लोगों को बोलो तो सही एक बार कि गलत तो गलत बोल नहीं सकते क्या? इतना तो बोल ना रखो। तो ये हालत है सेक्टर की, जिस सेक्टर में हम रहते हैं ना, ये हालत है। यहाँ पे बंदा फर्स्ट ग्रेड का बंदा, प्राइवेटों में जो स्कूल बच्चे पढ़ा रहे हैं आप लोगों में से वो जानते होंगे, ऐसा होता है वहां पे। 11th-12th का आदमी थर्ड ग्रेड में नौकरी लग रहा है, पार्टी दिए देते थे वो, है ना? वो पार्टियाँ दे रहे हैं, हाँ, शाबाश बहुत अच्छा सिलेक्शन। क्या सिलेक्शन हो गया? धत तेरी, ये कोई सिलेक्शन है? फर्स्ट ग्रेड वाला बंदा थर्ड ग्रेड में लगा, आप सिलेक्शन दे रहे हो। कल ये चपड़ासी बन जाता तो भी आप पार्टी दे देते। जो 11th-12th को हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, कल वो चपड़ासी बन जाता गवर्नमेंट में, तो भी आप पार्टी दे देते कि गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट का चपड़ासी भी हमारे फर्स्ट ग्रेड से बढ़िया है। तो फिर क्या है हमारे स्कूल का स्तर? इसका मतलब हम चाहे यहाँ कुछ भी कर लें, हम यहाँ पे कोई मकसद नहीं है। यानी यहाँ का जो प्रिंसिपल है, वो भी चपड़ासी के बराबर है। क्या हालत कर रखी है स्कूलों की? तो ये ज़रूरी बातें, ये सच है। मैंने भी सुनाया आपको, इतना ब्रेन वॉश है हमारा। सोचो पूरी स्कूल मिलके पार्टी दे रही है। पूरे मतलब सब बैठे हैं वहाँ पे, जो संस्थापक है, व्यवस्थापक है, वो जो बड़े-बड़े पदाधिकारी होते हैं, वो भी आए हैं। वो भी पार्टी दे रहे हैं कि हाँ, हाँ, और बड़े आदर सम्मान के साथ, "नमस्कार गुरुजी, आपका बहुत-बहुत वो ये आपकी नौकरी लग गई, हमें बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा।" मैंने कहा, "क्या अच्छा लगा ये? इसमें क्या अच्छा लगने वाली बात है?" कुछ मतलब
कुछ भी चल रहा है यहाँ पे। तो ये समझना होगा कि भाई हमने क्या कर रखा है। ये एक एग्जाम्पल जो मेरा है, जो मैंने बताया, ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी अगर बैठ के आप सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी घटिया स्तर कर रखा है हमने। हमने कितना घटिया स्तर कर रखा है आसपास का, जिसकी हालत देखो, ये बद से बदतर है यहाँ पे, कि प्राइवेट स्कूलों की हालत क्या है और सरकारी में क्या बना दिया है। सरकारी के चपड़ासी को भी आपने इतना बड़ा बना दिया है कि प्राइवेट का प्रिंसिपल भी उसके आगे कुछ नहीं है। वो भी कल अगर प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो किसी दिन अगर सरकारी में चपड़ासी लग गया ना, तो वही स्कूल वाले पार्टी दे रहे होंगे कि देखो हमारे प्रिंसिपल साहब जो है अब सरकारी में चपड़ासी बन रहे हैं, अब पानी पिलाएंगे वहां पे और शाम को वहां झाड़ू निकालेंगे। देखो क्या इनका, देखिए कितने भाग्य खुले, अहो भाग्य इनके, कितने भाग्यशाली हमारे प्रिंसिपल साहब, फाइनली नौकरी लगी गई, आखिरकार बन ही गए चपड़ासी। हद होगी। बद से बदतर स्थिति जो कर रखी है ना, ब्रेन वॉश वाली है, कि हमें हमारी गरिमा का ही नहीं पता, हमें खुद की कीमत का नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है, समझिएगा, है ना। इसीलिए इसलिए मैं प्राइवेट में कम सुटेबल था। मैं प्राइवेट में नहीं, मैं कोचिंग में भी कम सुटेबल हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आउट ऑफ सिलेबस से ज़्यादा पढ़ाता हूँ। मैं सिलेबस से ज़्यादा पढ़ाता हूँ। अगर हमारी 1 घंटे क्लास होती है, तो अगर मैं आधे घंटे सिलेबस का पढ़ाता हूँ, तो आधे घंटे में आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ाता हूँ। इसलिए मैं, कई लोग इसलिए भी बर्दाश्त नहीं होता मैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। ये मेरा हमेशा होता था, हमेशा। जब मैं बीएससी को पढ़ाता था, तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाता था। स्कूल में जब मैं पढ़ाता था, तब भी मैं यही पढ़ाता था। जितना स्कूल का कंटेंट होता था वो तो अपनी जगह था ही था, उससे ज़्यादा पढ़ाता था बच्चों को। हमेशा हमेशा मैंने एक्स्ट्रा ही दिए, हमेशा दुगना दिया है बच्चों को। आंतरिक ज्ञान और बाह्य ज्ञान दोनों मैंने दिए। हाँ, इसलिए अब सही बात तो सबको अच्छी लगती है ना, गलत क्या है। सही बात अब आप लोगों को बताई मैंने, अच्छी नहीं लगी क्या? सही बात तो सही होती है, क्या फर्क पड़ता है। हम भी ठीक है। और मैंने पहले कहा, प्राइवेट नौकरी आपको तब तक नहीं निकालती जब तक आपका विकल्प ना हो। प्राइवेट नौकरी जो करते हैं वो समझेंगे इस बात को। प्राइवेट नौकरी तब तक आपको नहीं निकाल सकती जब तक आपका विकल्प ना हो। और हमारे विकल्प कभी नहीं होते थे और ना होने देते थे, कि हमारे विकल्प हो ही नहीं सकते थे। इसलिए नहीं हो सकते कि हमारे जितना सच बोलना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए हमारे विकल्प कभी होते ही नहीं थे। तो मजबूरी होती थी कि भाई इसको झेलो, इसलिए चलता रहता था हमारा काम। फिर लास्ट में छोड़ ही दी प्राइवेट। चलो आ जाओ, वापस पे आते हैं। आ जाओ, ये हो गया, ये कोस अल्फा। अब इसको हम मुक्त करा देते हैं, एलएमएन से मुक्त करा देते हैं, ताकि शंकु का समीकरण आ जाए। ये देखो, ये हो गया। अब एलएमएन से मुक्त करा देते हैं। जैसे ही एलएमएन से मुक्त कराएंगे, सारी जनक रेखाएं आ जाएंगी, और सारी जनक रेखाएं आते ही शंकु बन जाएगा। और एलएमएन से मुक्त कराने के लिए यहां ले आओ, बराबर लैम्डा लिया, एल का मान एक्स बटा लैम्डा, एम का मान वाई बटा लैम्डा, एन का मान जेड बटा लैम्डा। एक्स बटा लैम्डा, वाई बटा लैम्डा और जेड बटा लैम्डा, ये मान यहां रख दो। एल का मान एक्स बटा लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, वज्र गुणा करके इधर आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग भी कर दो, 2-3 काम साथ ही साथ कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर। कोस स्क्वायर को उधर भेज दो, सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, जो कि सेक्स स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर अल्फा, फिर एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज दो, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सेक्स स्क्वायर अल्फा -1, जो कि बन गया टेन स्क्वायर। ये टेन स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। ये रहा आपका आंसर। बड़ा सिंपल सा है, व्युत्पन्न करने में भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े ही आराम से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, यही समीकरण क्यों होता है ना। अब आपको ये समीकरण, वरना कही ये 10 कहाँ से आ गया है, होता ही है। अब कई जने पूछे सर 10 कहाँ से आ गया,
फिर 10 कहां से आएगा ये जानने के लिए प्रूफ देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ से ही पता चलेगा कि कौन क्यों आया और किस लिए आया, यही क्यों आया। और भी तो त्रिकोणमिति अनुपात 5 और थे, साइन कॉस कोट सेक कोसेक, वो क्यों नहीं आए, तो प्रूफ में जाते तभी पता चलता है कि ये क्यों आया। वरना तो फिर वो रटने वाला हो गया, हाँ 10 है 10 है, ये तो रटने वाला हो गया, फिर सवाल नहीं पूछ सकते कि 10 ही क्यों आया। अब पूछो कि 10 क्यों आया, जवाब मिल जाएगा कि 10 ही क्यों आया। क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है किसी लंबवर्तीय शंकु, एक लंबवर्तीय शंकु है कि 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं, शंकु की 3 जनक रेखाएं लंबवत है, शंकु की 3 जनक रेखाएं लंबवत है। क्या शर्त होती है, किसी शंकु की 3 जनक रेखाओं के लंबवत होने की शर्त, किसी शंकु की 3 जनक रेखाओं के लंबवत होने की शर्त। तीन परस्पर समकोणिक जनक रेखाओं का प्रतिबंध, अगर किसी शंकु की 3 जनक रेखाएं लंबवत है तो उसकी शर्त होती है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। रेखा जनक रेखाओं के लंबवत होने की शर्त और स्पर्श तलों के लंबवत होने की शर्त। फिलहाल तो हमें स्पर्श जनक रेखाओं की चाहिए, जनक रेखाओं की होती है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक और जेड स्क्वायर के गुणांक का जोड़ बराबर 0 होता है। तो बस ये कंडीशन हमारे इस क्वेश्चन में लगा देते हैं। और शंकु कौन सा है, शंकु कौन सा है, लंबवर्तीय शंकु है, लंबवर्तीय शंकु है। लंबवर्तीय शंकु में कोई भी ले लो, एक्स एक्स वाला ले लो या वाई एक्स वाला ले लो या जेड एक्स वाला ले लो, कोई भी ले लो। मान लेते हैं जेड एक्स वाला ले लिया, जेड एक्स को एक्स मानकर मूल बिंदु शीर्ष वाला शंकु, जेड एक्स को माना है हमने, अक्ष जो है वो जेड एक्स को माना है, शीर्ष मूल बिंदु है और लंबवर्तीय शंकु है। तो समीकरण हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ अल्फा कौन है, जहां अल्फा अर्ध शीर्ष कोण है, अल्फा अर्ध शीर्ष कोण है। अब क्वेश्चन जो कहता है वो पूरी करो। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं, 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखा होने की शर्त, समकोणिक जनक रेखा की शर्त, बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। हमारे क्वेश्चन में a कितना है, a 1 है, b कितना है वो भी 1 है, c कितना है इधर लाओगे तो माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बराबर 0। a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, वाई स्क्वायर का गुणांक b कहलाता है, जेड स्क्वायर का गुणांक c कहलाता है। लेकिन इस पहले इधर लाओ सारे पदों को एक तरफ, तो c हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे आ गया 2 बराबर 10 स्क्वायर अल्फा, 10 अल्फा बराबर अंडर रूट 2 और अल्फा बराबर 10 इनवर्स अंडर रूट 2। जब किसी लंबवर्तीय शंकु की 3 जनक रेखाएं परस्पर लंबवत होगी तो उसका अर्ध शीर्ष कोण कितने का होगा, 10 इनवर्स अंडर रूट 2 का होगा। ये रिजल्ट भी बहुत काम का है, थ्योरी में आता है कि लंबवर्तीय शंकु अगर कोई लंबवर्तीय शंकु है और उसकी 3 जनक रेखाएं परस्पर लंबवत है
तो उसका अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 का होता है, tan इनवर्स √2 का होता है। समझ में आ गया? ये समझ में आया? हाँ, सेकंड ग्रेड में आया था ये, तो याद रखना इसका सीधा रिजल्ट। प्रूफ भी हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, याद रह जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन जो है इसे ध्यान से समझो। यहाँ पे इसने क्या किया, कमाल कर दिया। इसने यहाँ पे जो 3 समकोणिक जनक है, 3 समकोणिक जनक, जनक 3 है जो समकोणिक है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या किया, उसमें से एक जनक का समीकरण तो हमें दे दिया, 2 जनक और बच गए, वो निकाल के दो। 2 जनकों के समीकरण निकाल के दो। 3 जनक जो है उसमें से एक जनक हमें दे दिया, 2 जनक और बच गए, वो कह रहा है उनके समीकरण ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आया? 3 जनक है, 3 जनक होंगे ना, 3 परस्पर समकोणिक जनक, जो 3 जनक है जो तीनों लंबवत है, वो 3 जनक जो आपस में लंबवत है, उसमें से एक का समीकरण ये है, 2 का और क्या होगा, शंकु ये है, शंकु ये है। आ जाओ निकालते हैं। माना अन्य जनक, इन दो, इस एक के अलावा जो अगला जनक है वो ये है, x/l y/m z/n। अगर ये जनक मूल बिंदु से जा रहा है और ये शंकु मूल बिंदु से जा रहा है, तो शीर्ष तो मूल बिंदु हो गए ना, शीर्ष तो मूल बिंदु हो गए। इस शंकु को देखो, ये शंकु कौन से वाला है, द्विघात का समघातीय समीकरण है, 2 घात का समघातीय समीकरण है। अगर 2 घात का समघातीय समीकरण है तो शीर्ष कहां हो गया, मूल बिंदु पे, और शीर्ष मूल बिंदु पे हो गया तो सारी जनक रेखाएं मूल बिंदु से जाएगी, तो जो भी जनक रेखा होगी वो मूल बिंदु से जाएगी। दिक्कोजाएं अलग होंगी तो LMN मान ली, ठीक है, LMN मान ली। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा तो लंबवत होगी, क्योंकि ये भी जनक है, ये भी जनक है, जनक आपस में लंबवत है, जनक आपस में लंबवत है, समकोणीय है, तो ये जनक और ये जनक दोनों लंबवत है, जनक परस्पर लंबवत है या समकोणिक है, 90 डिग्री पर है। समकोणिक होने की शर्त होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो ये हुआ A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो L प्लस 2M प्लस 3N बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 आ गया। दूसरी ओर निकालते हैं। ये जनक, अब गौर से, ये जनक है, पूरी जनक रेखा शंकु के ऊपर ही तो होती है, पूरी जनक रेखा शंकु के ऊपर होती है। जनक रेखा, जनक रेखाओं का ही तो, सारी जनक रेखाओं को मिला के तो शंकु बनता है, यानी पूरी की पूरी जनक रेखा, पूरी की पूरी जनक रेखा शंकु के ऊपर होती है, होती है नहीं होती? पूरी की पूरी जनक रेखा शंकु पे होती है नहीं होती? तो अगर मैं इसको लैम्डा रखूं, बराबर लैम्डा मानूं, और एक्स वाई जेड के निर्देशांक निकालूं, तो जो भी निर्देशांक मैं निकालूंगा वो सब के सब, वो सभी के सभी शंकु पे स्थित होंगे, वो सब के सब शंकु पे होंगे। याद करो, जनक रेखा कौन, जो जनक रेखा पूरी शंकु पे आती है, जनक रेखा शंकु पे तो आती है, तो इसका हर बिंदु शंकु पे होगा। तो ये रहा बिंदु और ये बिंदु रहा शंकु पर। तो 5 YZ का मान M लैम्डा N लैम्डा, सीधा कर देता हूं डायरेक्ट मान रख के, MN लैम्डा का स्क्वायर, 8 इंटू XZ LN लैम्डा स्क्वायर, XY LM लैम्डा स्क्वायर,
लैम्डा स्क्वायर का भाग दे दो, 5mn माइनस 8ln माइनस 3lm बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को कोई परेशानी है? इन दो में कोई परेशानी है आप लोगों को? इन दो में कोई परेशानी है? नहीं। अब LMN का मान निकालना है, हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से L निकाल लेते हैं। यहां से L निकाला, L बराबर हो गया 2m माइनस 3n, और ये L का मान निकाल के यहां रख दो। 5mn 5n ये L का मान ऊपर वाले समीकरण में रख दिया। यहां से L का मान निकाला और वहां रख दिया। L का मान समीकरण 2 में रख दिया। ब्रैकेट खोलो, सॉल्व करो। तो ये हो गया 5mn ये 5mn 6m स्क्वायर 5mn और 15n स्क्वायर, 3 का भाग दे दो, 2m स्क्वायर प्लस 5mn प्लस 5n स्क्वायर। कुछ कहानी में गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, देखना कहाँ गड़बड़ है। कुछ ये गड़बड़ है, कुछ अच्छा, ये 10 5 15 15 और 9 24 है। ये यहाँ 24 है। ठीक है। और जो n स्क्वायर है वो 15 है, m 6 है और ये 24 है, और 3 का भाग देने पर ये 8 हो गया। ठीक है, अब सही है। 5n और 8n होगा। कौन सा गड़बड़ कर दिया मैंने फिर? 6m स्क्वायर आ गया, 3 का भाग देते ही 8 आ गया, 5 आ गया, 5 दूनी 10 आएगा। अभी गड़बड़ है क्या? ये आएगा 4n स्क्वायर। 4 कैसे आ गया? 5mn 10mn 15n स्क्वायर। कहाँ गलती कर दी यार? वो बता रहा है ऊपर गलत की है। L की वैल्यू 8n है। L की वैल्यू 8। अच्छा, ये 8 है यहाँ पे। तो ये बड़ी बड़ी गलतियां हो गई फिर तो। आठ से गुणा करते, 8 दूनी 16mn और 8 या 24n स्क्वायर, और ये हो गया आपका 6m स्क्वायर, 16 और 9 25 और 30mn 24n स्क्वायर। 6 का भाग देने पर m स्क्वायर प्लस 5mn
प्लस 4n²। गुणनखंड कर लो इसके। गुणनखंड करने पर हमारे पास आ जाएगा m² प्लस 4mn प्लस mn प्लस 4n² बराबर 0। तो यहां से आपका एक बन जाएगा m प्लस 4n, m प्लस 4n, और एक बन जाएगा m प्लस n। हो गया काम, ये हो गया। यहां ले आओ इनको और अभी निकाल देते हैं l का मान भी इनके साथ वाला। जैसे एक को ले आओ, पहले m प्लस 4n को ले आओ, m प्लस 4n बराबर 0। तो ये m आ गया, 4 को बटे में ले आओ, -4 बटे में आ गया, n1 आ गया, m बटा -4 n बटा 1 आ गया। इसको बराबर में λ1 मान लो, बराबर माना λ1। λ1 मानते ही m बराबर आ गया -4 λ1, n बराबर आ गया λ1 आ गया। ये मान ले जाके यहां रख दो और l निकाल लो। l बराबर आ जाएगा 2m, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 8 λ1, 8 में से 3 गया 5 λ1, ये 5 λ1 आ गया। ठीक है, और इससे आपकी रेखा का समीकरण आ गया x बट्टा l। l है हमारा 5 λ1, y बट्टा m, m है हमारा -4 λ1, और z बट्टा n है हमारा λ1। ये λ1 सब में से कट कर दो, ये कट गया। ये आपकी पहली जनक रेखा का समीकरण आ गया। एक और जनक रेखा का, पहली तो ये थी, दूसरी ये आ गई, तीसरी उससे निकल जाएगी m प्लस n वाले से, m प्लस n वाले से, तीसरी वाली से, ये इससे निकाल लो। ये है m प्लस n बराबर 0, m बराबर -n, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो m बटा 1 और n बटा -1। इसको λ2 के बराबर मानो, m बराबर λ2 हो गया, n बराबर -λ2 हो गया, और ये रख के l निकाल लो। l बराबर आ जाएगा m का मान λ2, तो ये -2 + 3, ये λ2 आ गया। तो आपकी रेखा का समीकरण, जगह दो भाई कहीं, तो एक रेखा का समीकरण ये आ जाएगा x बट्टा 1 1 -1, 1 1 -1। ये आपके दो आंसर आ गए। ये दो रेखाएं और आ गई जो इसके जनक रेखा है, इस रेखा की जनक रेखा। तो एक चीज गौर करोगे, ऐसा नहीं कि सवाल कोई बहुत ज्यादा टफ है या बहुत ज्यादा ही ऐसे जटिल है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा लॉजिक ठीक कर लो, थोड़ा सा इसकी जो राम कहानी है वो समझ जाओ, तो प्रॉपर यूज करना सीख जाओगे, तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं है। लंबे हैं ये, मैंने पहले कहा कुछ लंबे फॉर्मूले बहुत हैं, वो याद नहीं किए जा सकते, तो उनको छोड़ दो। जितने जितने याद किए जा सकते हैं उनके ऊपर तो करे जा सकते हैं ना सवाल। तो मैंने पहले भी टारगेट ये कहा था कि अगर 5 आते हैं और आप 3 कर पाते हैं तो बहुत है ना। 5 आते हैं और 3 कर पाते हो तो बहुत है। ठीक है, चलो फाइनली इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। क्लियर। अब हम अगले बार इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और पहले बेलन और पढ़ लेते हैं। बेलन पढ़ के फिर कल सुबह जो है वो बेलन स्टार्ट कर देंगे, और बेलन स्टार्ट करने के बाद बेलन को पढ़ के फिर दोबारा से एक बार आएंगे, इन क्वेश्चनों पे कॉमन क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।